तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सबका कॉम्पिटिशन एंड यू में। मैं विशाल शर्मा आप सभी के साथ, और हम लोग कर रहे हैं हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट पोर्शन। जी हाँ, पहले मैं आप लोगों को जानकारी दे दूं कि ये जो पोर्शन है बड़ा स्पेशल है। स्पेशल इसलिए है क्योंकि यूपी पैट के एग्जाम में हिस्ट्री भर भर के आ रही है। अगर आप उसे सही से रिकॉग्नाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि हिस्ट्री 10 नंबर की जगह ले रही है। 10 नंबर का सिर्फ इतिहास आएगा। वो बात अलग है कि इतिहास को 2 पार्ट में बांट रखा, 5 नंबर का एक, 5 नंबर का एक, बट है तो इतिहास ही, जो कि 10 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस क्लास के अंदर डिटेल के साथ क्लास के एंड में एमसीक्यू भी रहेंगे इस क्लास से ही रिलेटेड। लाइक दैट कि पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे और फिर हम उसके एमसीक्यू करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा जो चैप्टर पे कमांड है वो बहुत शानदार तरीके से अच्छा होगा और आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल ये होने वाला है। तो चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है मौर्य वंश। हम पढ़ेंगे आज मौर्य वंश के शासक के बारे में। पर इससे पहले कि हम लोग क्लास को आगे शुरू करें, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी सी कहानी। आप लोगों को मालूम है जब नंद वंश के आखिरी राजा धनानंद थे तो धनानंद का शासन अच्छा नहीं चल रहा था। वो अपनी क्रूरता के लिए भी प्रसिद्ध थे और उस समय जनता उनसे परेशान थी। इसी चीज़ का फायदा उठाया किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एक ऐसी पुरानी कहानी है जिसके ऊपर आप लोगों को विश्वास करना होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री, जिनका नाम चाणक्य है, वह पहले धनानंद के दरबार में रहा करते थे और एक समय पर उन्हें वहाँ से अपमानित करके निकाला गया। जब चाणक्य जी को अपमानित करके वहाँ से निकाला गया तब चाणक्य जी ने एक कसम खाई कि मैं इसके राज्य को या इसके वंश को ख़त्म कर दूंगा। और वहाँ से निकलकर इस क्रम में वो जाकर मिले चंद्रगुप्त मौर्य से, और चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने मिलकर धनानंद को हराया। और इस प्रकार से मगध पर नंद वंश के स्थान पर या नंद वंश के बाद एक नया वंश आया, मौर्य वंश। अर्थात चाणक्य ने मदद करी चंद्रगुप्त मौर्य की, किसे हराने में? धनानंद को हराने में, जो कि नंद वंश का आखिरी राजा था। और फिर शुरू हुआ मौर्य वंश का शासक। मौर्य वंश के शासक की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर 3 इंपोर्टेंट राजा देखने के लिए आपको मिलेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य नंबर 1, नंबर 2 बिंदुसार, नंबर 3 अशोक। ऐसा नहीं है कि अशोक के बाद राजा नहीं हुए, लेकिन अशोक के बाद के जो राजा हुए, जैसे इनका पुत्र था कुणान, अगला उत्तराधिकारी वो बना, लेकिन वहाँ से ये जो मौर्य वंश है टूटना शुरू हो गया, विखंडित होना शुरू हो गया, जिसके चलते साम्राज्य में या मगध में उतनी पावर नहीं रही। लेकिन जब तक चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक थे तो मगध उस समय का सबसे शक्तिशाली राज्य था, वो सबसे शक्तिशाली एरिया माना जाता था। कोई भी इनके ऊपर अटैक करने से पहले 1000 बार सोचता था। तो इस कहानी को जो मैंने आपको बताई है, इसे विस्तृत रूप से अगर हम लोग अब क्वेश्चंस के अंदर देखें या डिटेल वाइज देखें, वन लाइनर में देखें, तो हमें ज़्यादा आनंद प्राप्त होगा और आपको नोट्स बनाने में आसानी होगी, क्योंकि क्लास के अंदर आपको सारे नोट्स अवेलेबल मिल जाते हैं। कैसे? क्योंकि हम सब चीज़ आपको सामने लिखित बेस में दिखाते हैं। कहानी तो सुनाएंगे ही सुनाएंगे, सब चीज़ के पीछे की क्या है, लेकिन साथ ही साथ जब आपको सब चीज़ रिटन में मिलती है तो नोट्स बनाने में जो आसानी होती है उसका अलग ही मज़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं चीज़ों को समझना। देखो, मगध साम्राज्यवाद के उदय ने अंततः मौर्य साम्राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्तित कर दिया। मौर्य ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर राजनीतिक एकता स्थापित की। इस वंश के प्रमुख शासकों में चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक के नाम उल्लेखनीय हैं। जो बात मैं आपको बता चुका हूँ रिटन बेस में है, जिससे कि आपको नोट बनाने में आसानी हो। तो बीच बीच में आप लोग अपनी सुविधा के हिसाब से स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, है ना। चलिए, तो अब बात करेंगे सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य की, ठीक है ना। मौर्य वंश के शासक ये है, उसका एक छोटा सा टाइम पीरियड जो आप लोग देख सकते हैं, पर हम यहाँ पर सबसे पहले बात होगी सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य की। तो चंद्रगुप्त मौर्य आप नाम से परिचित हो चुके हैं। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद वंशीय शासक धनानंद को पराजित कर 25 वर्ष की आयु में, 25 वर्ष की आयु में कौन सा ईयर चल रहा था? 322 ईसा पूर्व ईयर चल रहा था, मगध के सिंहासन पर बैठा। ये सारी बातें बता चुका हूँ, लेकिन लिखित में है तो आपको नोट्स बनाने में सफलता मिलेगी, आसानी लगेगी। चंद्रगुप्त मौर्य का प्राचीनतम, इसे समझना, चंद्रगुप्त का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य रुद्रामन का जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। मतलब अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमें जानकारी चाहिए तो हमें उसके लिए क्या पढ़ना होगा? एक अभिलेख मिलता है। कहाँ पर मिलता है? ये जूनागढ़ में। क्या नाम है? रुद्रामन, ठीक है। इससे हमें इसके बारे में जानकारियाँ प्राप्त हो जाती हैं। किसके बारे में? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, ठीक है। नाम बहुत ज़्यादा फेमस है। आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार उत्तर पश्चिम में, अब देखो उत्तर पश्चिम, अगर आपने पिछली क्लासेस देखी होंगी तो याद होगा, उत्तर पश्चिम आपका गुजरात से ऊपर का जारी के ये जो एरिया पड़ता है इधर पंजाब साइड का, ये एरिया है। यहाँ पर कौन सा पर्वत है? ये पर्वत है हिंदू कुश, जो कि हिमालय का ही हिस्सा
है। अब इस एरिया से आपके ऊपर ईरानियों ने और यूनानियों ने अटैक करा था, याद है। तो उसके चलते जब धनानंद के टाइम पीरियड में यूनानियों ने और ईरानियों ने अटैक करा था, तो उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य आए। चंद्रगुप्त मौर्य ने हिंदू कुश तक के एरिया को अपने कब्जे में कर लिया ताकि कोई और अटैक ना कर पाए, कोई बाहरी ताकत हमारे ऊपर अटैक ना कर पाए। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना एरिया कहाँ तक बनाया, हिंदू कुश पर्वत श्रेणी तक बना लिया। ठीक है, इससे क्या फायदा मिला कि कोई बाहरी ताकत जल्दी से आपके देश के अंदर या आपके राज्य के अंदर, क्योंकि उस समय देश वाली भावना कम थी, राज्य वाली भावना ज़्यादा थी। ठीक है, कोई आ ना जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने हिंदू कुश तक के एरिया को कवर करा। साथ ही साथ से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक, कहाँ तक, उत्तरी कर्नाटक तक के एरिया को कवर करा। दक्षिण भारत में कर्नाटक आपने देखा ही होगा। तथा पूर्व में मगध से लेकर, जो पूर्व में मगध है आपने वो भी देखा है, पश्चिम में सौराष्ट्र तक का एरिया कवर कर रखा था। मतलब ये कितना बड़ा एरिया मगध के पास था जिसकी अभिलाषा शायद ही किसी ने उस समय की होगी। ठीक है, और इतने बड़े एरिया को संभालने के लिए एक राजा भी पावरफुल चाहिए ही चाहिए। तो ये छोटा सा चंद्रगुप्त का पोर्शन था। आगे की तरफ चलते हैं। अब सेल्यूकस निकेटर की यहाँ पर एंट्री होगी, समझते हैं। देखो, चंद्रगुप्त राजा बन गया, धनानंद को हराया, चाणक्य साथ है। ठीक है, लेकिन इसी टाइम पीरियड के आसपास इसके ऊपर कुछ युद्ध होंगे। अब यहाँ पर युद्ध होगा सेल्यूकस से। सेल्यूकस से युद्ध किसका होगा, चंद्रगुप्त मौर्य का। सेल्यूकस का मैं परिचय दे दूँ। जो आपके यहाँ सिकंदर आए थे भारत में, जो कि व्यास नदी से वापस लौट गए थे, उनका सपना था विश्व विजेता बनने का। तो उनका एक सपना लेकर सेल्यूकस निकेटर आए युद्ध लड़ने, क्योंकि अब सिकंदर तो है नहीं, उसकी मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, या हो जाएगी अगले साल, हाँ शायद इस टाइम तक तो हो गई, 305 तक तो हो गई थी। तो सेल्यूकस अब राजा हैं बेबीलोन के। क्यों, क्योंकि यही वहाँ के सर्वसर्वा थे। अब तो ये उनका एक अधूरा सपना पूरा करने कहाँ आए, भारत आए, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में। टाइम पीरियड क्या है उस समय, 305 से लेकर 304 के बीच। ये कहाँ आए, भारत पर अटैक करने। अब अटैक करेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि इतना विशाल साम्राज्य का मालिक है और सर्वशक्तिमान है उस समय, तो उससे टकराकर ज़्यादा देर तक लड़ नहीं पाए, बहुत जल्दी से ये पराजित हो गए। कौन हो गया भैया पराजित, आपका सेल्यूकस। तो आइए पराजितता के पीछे की बातों को समझते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। अब क्वेश्चन को यहाँ से ट्रिकी बनाया जाता है। आपसे कई बार पूछा जाएगा कि इनमें से बताइए कौन सा यूनानी शासक था, और आप सेल्यूकस निकेटर पर आपका नजर नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने इसे उस नज़र से नहीं देखा। याद रखना, ये यूनानी है। कौन है, यूनानी। सिकंदर भी यूनानी था जिसने भारत के ऊपर अटैक करा था। सिकंदर से पहले ईरानियों ने हमारे ऊपर अटैक करा था। तो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में होनी चाहिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर दिया। भैया युद्ध हुआ, हार गया। 305 में युद्ध हुआ था। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात सेल्यूकस बेबीलोन का राजा बना, जो मैं आपको बता चुका हूँ। बैक्टीरिया विजय के बाद उसके मन में सिकंदर भारत विजय के अधूरे काम को पूरा करने की लालसा उठी। इससे पहले सेल्यूकस ने बैक्टीरिया के ऊपर भी अटैक किया था और उसे अपने कब्जे में कर लिया था। अब जब ये एक बार जीत गया तो मनोबल बढ़ गया कि चलो रे चलो, अब भैया भारत को भी जीतेंगे, जो हमारे मालिक का सपना था उसे भी पूरा कर लेते हैं। तो भैया इस गलतफहमी में ये इधर आ बैठा। फलस्वरूप काबुल के मार्ग से होते हुए वह सिंध नदी पार की और चंद्रगुप्त की सेना से उसका सामना हुआ, परंतु चंद्रगुप्त द्वारा पराजित हुआ। 303 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच फिर एक संधि हुई। इस टाइम के बाद एक संधि हुई। अब देखो युद्ध हुआ, युद्ध में हार गया कौन, सेल्यूकस। सेल्यूकस जब युद्ध में हार गया तो अब क्या करना था, अब तो भैया संधि करनी है। संधि समझते हो कि जिंदा छोड़ दो भैया मुझे और जो चाहिए वो ले लो, है ना। अब मैं गया हार, सही है। अब इसने क्या क्या लिया, संधि में क्या क्या हुआ, उसे भी देखते हैं। ठीक है, वैसे मैं बता दूं कि जो संधि हुई थी उस संधि के चलते चंद्रगुप्त मौर्य ने तो सेल्यूकस को 500 हाथी गिफ्ट में दिए। अब ये बात कितनी सच है कितनी झूठ है नहीं पता चल पाता, क्योंकि साक्ष्य तो इसी चीज़ को बताते हैं। पर 500 हाथी वास्तव में बहुत बड़ी संख्या होती है। लेकिन ये तो किसने दिया, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को दिया। लेकिन सेल्यूकस ने भी कुछ दिया। पहली बात, सेल्यूकस की बेटी हेलेना से इसकी शादी हुई। किससे, हेलेना से। तो इस चीज़ को याद रखना, विवाह संबंध स्थापित किए किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। हेलेना का नाम कई बार एग्जाम में आया है। तो हेलेना से शादी हो गई किसकी, चंद्रगुप्त मौर्य की।
इसके साथ साथ जो सेल्यूकस था, और सेल्यूकस ने जो एरिया जीते थे जैसे काबुल वगैरह, क्योंकि जब वो भारत के अंदर आया था तो इन एरिया को जीता हुआ आया, तो ये सब एरिया उसने किसे दे दिए दहेज के रूप में? चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए। तो भैया यहाँ पर बड़ा ही बहुत बड़े स्केल पर क्या हुआ? लेन देन हुआ। शादी हो गई, सेल्यूकस हार गया, ठीक है। आगे चलकर सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपना एक राजदूत भी भेजा। राजदूत का काम क्या था? राजदूत दार्शनिक रूप से आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा और यहाँ रहकर उसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था इंडिका। चर्चा इसकी आगे होगी, आगे की तरफ चलते हैं। अगर हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य के धर्म की, तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का फॉलोवर था, जैन धर्म के समर्थक में रहता था। अब चंद्रगुप्त ने भद्रबाहु से शिक्षा ग्रहण कर उनके साथ श्रवण बेलगोला चले गए तथा चंद्रगिरी पहाड़ी पर काया कलेश मतलब सल्लेखना द्वारा 297 ईसा पूर्व में प्राण त्याग दिए। इसका मैं बताता हूँ। जब चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन से ऊब गए थे और यह सबको अब वो नहीं सहना चाहते थे, अब वो एक आरामदायक जीवन या फिर एक शांतिपूर्ण जीवन जीने की अभिलाषा रखने लगे थे, तो उस समय उन्होंने जैन धर्म को अपनाया। और जैन धर्म को अपनाने के साथ उसकी शिक्षा लेनी चाहिए, तो ये मिले भद्रबाहु से। याद है ना, जैन धर्म दो भागों में बट गया था। स्थूल भद्र एक ग्रुप के लीडर थे, दूसरे ग्रुप के लीडर भद्रबाहु थे। तो ये भद्रबाहु से गए और उनसे शिक्षा ली, और शिक्षा लेने के साथ साथ उनके साथ ही चले गए। कहाँ चले गए? श्रवण बेलगोला में चले गए। और श्रवण बेलगोला में, जो कि मैसूर में पड़ता है, चले गए। वहाँ पर चंद्रगिरी पहाड़ी, याद रखना, नाम पूछा जा सकता है। चंद्रगिरी पहाड़ी पर कलेश सल्लेखना विधि, सल्लेखना विधि होती है जिस विधि में आपने देखा होगा किसी एक मुद्रा में आप बैठ जाते हैं भूखे और अपने शरीर को त्याग देते हैं, ठीक है। तो उसके दौरान उन्होंने अपने प्राणों को त्यागा, और प्राण त्यागने के बाद की कहानी तो हमें नहीं पता क्या हुआ, लेकिन 297 BC में ये सब हुआ था। तो चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी से आप लोग परिचित हैं, ठीक है। ये बीच में इसलिए डालने पड़ी क्योंकि चंद्रगुप्त थोड़ा सा मिल रहे थे। अब बात कर लेते हैं जो संधि थी उसके लिखित स्वरूप। तो इस संधि के फलस्वरूप सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलना का विवाह चंद्रगुप्त के साथ कर दिया। इस वैवाहिक संबंध से विस्तृत उल्लेख केवल एम्पियानस ने किया है। यह प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। अगर हम बात करते हैं प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह कौन सा था, तो आपको बताना होगा चंद्रगुप्त और हेलना किसकी बेटी है? हेलना सर सेल्यूकस की बेटी है, ठीक है। प्लूटार्क के अनुसार ये चीज़ें पूछी जाती हैं। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने भी सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में 4 राज्य प्रदान किए थे, जिनकी बात मैंने अभी आपसे की थी। तो ये राज्य भी उसे गिफ्ट के रूप में मिल गए थे। शादी में भैया दहेज तो मिलेगा ना अगले को, ठीक है। ये हैं वो 4 क्षेत्रों के नाम। कौन कौन से दिए थे? सर हेरात दिया था, अराकोशिया जिसे कंधार के नाम से जाना जाता है दिया था, जोड्रिशिया दिया था जिसे मकरान के नाम से जाना जाता है, और एक दिया था पेरिप्न्याजाद, ये काबुल के नाम से जाना जाता है। पर एग्जाम के अंदर अक्सर ये वाले नाम आते हैं, याद रखना, ठीक है। तो ये चारों एरिया किसके थे और ये किसे मिल गए? चंद्रगुप्त मौर्य को मिल गए सेल्यूकस निकेटर से गिफ्ट के तौर में, या फिर ये कह लो दहेज के रूप में मिल गए भैया। अब पुत्री की शादी करी है तो दहेज दिया था, लड़का सरकारी नौकर था क्योंकि चलिए। अब सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा, जो मैंने आपको अभी भी बता दिया, ठीक है ना। अब बात करते हैं उसकी मेगास्थनीज की, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 304 से लेकर 299 ईसा पूर्व के बीच रहा। अब देखो 304 में युद्ध समाप्त हुआ था और 303 में संधि हुई थी, तो उस समय ये यहाँ आ गया था और भैया यहीं रहा। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक एक पुस्तक लिखी जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की विश्वसनीयता जानकारी प्राप्त होती है। मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रशासन था वो कितना स्ट्रॉन्ग था, कैसा था, क्या क्या चीज़ें थी, ये सारी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? इस इंडिका से मिलती है। अब देखो इतिहास है तो इतिहास की जानकारी हमें कहीं ना कहीं से तो मिलेगी। तो जो मौर्य काल की जानकारी है उसमें से मुख्य हिस्सा आ जाता है इंडिका का। इंडिका के अलावा चाणक्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक से भी हमें मौर्य साम्राज्य की पूरी जानकारी प्राप्त होती है। तो ये कुछ एविडेंस होते हैं जहाँ से चीज़ें पता चलती रहती हैं। आगे की तरफ चलते हैं। मेगास्थनीज भारत आने वाला पहला राजदूत था। कैसा था? पहला राजदूत। इंडिका ग्रीक भाषा में है, याद रखना। इंडिका मूल रूप से किस भाषा में बनी है? लिखी गई है ग्रीक भाषा में
लिखी गई है तथा इसे मौर्य समाज का दर्पण भी कहा जाता है। अगर आपके सामने प्रश्न बनता है कि मौर्य समाज का दर्पण इनमें से किसे कहा जाता है, तो आपको बताना होगा कि मौर्य समाज का दर्पण जो है इंडिका पुस्तक को कहा जाता है, जो कि ग्रीक भाषा में लिखी गई थी और इसके रचयिता हैं मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज को किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। क्यों भेजा था? क्योंकि ये युद्ध हार चुका था सेल्यूकस निकेटर और इसने फिर अपनी ही तरफ से इसे भेजा था। और भैया आप सीधी सी बात थी, लड़की की शादी भी तो करती थी यहाँ पे, तो देखना भी तो ससुराल कैसी है लड़की की, तो अगले को भेज दे जा देख। जैसे कुली नंबर 1 पिक्चर देखी ना, उसमें शक्ति कपूर को भेज देते हैं कि जा शादी के बाद देख का कि घर कैसा है, तो वैसे ही समझ लो। आइए बात करते हैं चाणक्य की। चाणक्य जी कौन है? ये प्रधानमंत्री हैं। किसके? ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री हैं। ये वाला मजाक वाला नहीं है, बाकी में प्रधानमंत्री थे। ठीक है, क्वेश्चन बनता भी है। आओ बात करते हैं। चाणक्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। ये तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षक भी रहे। तो क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि इनमें से कौन व्यक्ति तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षक के पद पर कार्य कर चुका है। तो आपको बताना होगा कि चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्य कर चुके हैं। इनके पिता का नाम चणक था। किसके पिता का नाम चणक था? चाणक्य के पिता का नाम क्या था? चणक था। चलिए ज़्यादा डिटेल नहीं है इसके अंदर। चाणक्य को भारत है यहाँ पर, भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है, क्योंकि ये भी बहुत चालाक व्यक्ति थे। ठीक है, इनका उपनाम कौटिल्य है। तो इस प्रकार से इनके 2-3 नाम प्रचलित हैं। एक तो चाणक्य है, ठीक है, दूसरे नंबर पर इन्हें विष्णुगुप्त कह देते हैं, जो इनके बचपन का नाम है। तीसरे नंबर पर इन्हें कौटिल्य कह देते हैं। तो ये सारे नाम एक ही व्यक्ति के हैं। इन्होंने लोक प्रशासन की प्रथम प्रमाणिक पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना की है। ये अर्थशास्त्र वही पुस्तक है। अब मैं बता दूं, यहाँ पर अर्थशास्त्र का मतलब इकोनॉमिक्स से नहीं है, प्रशासन से है। प्रशासन मतलब कि इन्होंने जो पुस्तक लिखी वो किसके बारे में है? मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में बताया है। अपनी तरफ से बहुत सारी बातें बताई हैं जो पुस्तक के अंदर होनी चाहिए थी। तो यहाँ से भी हमें मौर्य टाइम पीरियड की एक कहानी पता चलती है या इनका इतिहास हमें पता चल जाता है। ठीक है, इस चीज़ पे भी आप लोग जरा देखेंगे आराम से। स्क्रीनशॉट आप टाइम पर लेते रहेंगे, जिससे कि नोट्स बनाने में आपको परेशानी ना हो। चलिए, और ये तो बात हो ही चुकी थी कि कैसे वो वैसे वाला पैराग्राफ यहाँ होना चाहिए था कि अब ये सब कहानी हो गई। मेगास्थनीज को समझ लिया, जो कि चंद्रगुप्त के टाइम में मेन है, चंद्रगुप्त जी को समझ लिया। ठीक है, साथ ही साथ हमने समझ लिया चाणक्य को, मेगास्थनीज को। ये सब हो गया। अब चंद्रगुप्त मौर्य बहुत बोर हो चुके हैं अपने जीवन से। अब वही श्रवण बेलगोला में चले गए और वहाँ पर उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। अब वो तो चले गए, तो राजा तो कोई बनेगा, तो राजा बना बिंदुसार। जी हाँ, राजा कौन बना? सर जी, राजा बना बिंदुसार। तो आइए बिंदुसार की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अब क्योंकि 297 BC में वो चले गए हैं, तो अब 298 में राजा कौन बन गया? बिंदुसार अब यहाँ का राजा है। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य एवं दुर्धरा का पुत्र है। दुर्धरा कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य की वाइफ है। अब ये लिखना इसलिए जरूरी था क्योंकि इनकी वाइफ तो हेलना भी थी। अब ये बेटा तो भले से चंद्रगुप्त का है, लेकिन माँ कौन है? तो माँ का नाम था दुर्धरा। याद रखेंगे, ठीक है ना, चीज़ों को सही सिस्टमेटिक तरीके से रखें, क्योंकि राजा की 2-2, 3-3, 4-4 रानियां हुआ करती थी ऑन द टाइम। ठीक है, तो ये किसके पुत्र थे? दुर्धरा के। चंद्रगुप्त मौर्य के थे, लेकिन ये हेलना का पुत्र नहीं था, ये दुर्धरा का पुत्र था। आगे यूनानियों ने इसे अमित्र घात कहा। किसने? यूनानियों ने। अब यूनानी इस पर इतना जोर क्यों काट रहे हैं? क्योंकि मेगास्थनीज भी यहाँ रह के गया है, इससे पहले सेल्यूकस के साथ युद्ध हो चुका है, तो उनका अट्रैक्शन इस तरफ थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इसे क्या नाम दिया गया है? अमित्र घात के नाम से इसे जाना जाता है यूनानियों के द्वारा, जिसका अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला। मतलब अमित्र घात का अर्थ होता है शत्रुओं का नाश या विनाश करने वाला। जैन ग्रंथ में बिंदुसार का नाम सिंहसेन है। अब देखिए, जब आप जैन ग्रंथ को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि उसके अंदर जो बिंदुसार हैं उनका नाम क्या लिखा हुआ? सिंहसेन लिखा हुआ है। जैन ग्रंथ में इन्हें सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से 3 वस्तुओं की डिमांड करी। याद रखना, कहाँ से डिमांड करी? सीरिया के शासक। असल में पहले इसकी कहानी बना दूं, ऐसा तो नहीं कि डायरेक्ट डिमांड कर दो। असल में सीरिया से बिंदुसार के संबंध थोड़े मधुर थे। अब भैया जब मधुर संबंध थे तो इन मधुर संबंधों को चलते इन्होंने एंटियोकस, जो कि सीरिया का राजा है, उनसे कहा, अरे भैया मेरे दोस्त, मुझे 3 चीज़ें चाहिए।
क्या चाहिए भैया कि मुझे चाहिए पहले शराब, वो भी मीठी वाली, क्योंकि शराब होती है कड़वी। अगर तुम लोगों ने कभी पी हो तो पता हो, तो किसी को टेस्ट वैसे नहीं तो खांसी में जो पी लेते हैं ऐसे वाली कह रहा हूँ। तो हमारे शराब कैसी कड़वी, लेकिन सीरिया में एक स्पेशल शराब बनती है जो मीठी होती है। तो इसने कहा कि एंटियोकस भैया मुझे शराब भेज दो मीठी वाली। ठीक है, अब शराब के साथ कुछ चाहिए भी, समझ रहे होगे तुम लोग। तो सूखे अंजीर भी मंगाए अगले ने कि मुझे सूखे अंजीर चाहिए, आई नीड सम पावर। और साथ ही साथ मुझे एक सेफिस्ट चाहिए, मतलब कि एक दार्शनिक चाहिए। अब सीरिया का राजा एंटियोकस बड़ा चालाक, उन्होंने कहा मैं ये नहीं भेजूंगा, मैं तू शराब भेज रहा हूँ शराब पी, अंजीर भेज रहा हूँ अंजीर खा और मर जा शराब पी का, मुझे कोई फ़र्क नहीं है। तो उस अगले ने मीठी शराब भी भेज दी, अंजीर भी भेज दी, लेकिन दार्शनिक नहीं भेजा। उस समय नहीं भेजा, दार्शनिक भेजा पर बाद में भेजेगा, पर वो भी राजदूत के रूप में, दार्शनिक के रूप में वो भी नहीं। तो कहानी समझ में आ रही है। यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि वह कौन सा राजा है जिसने सीरिया के राजा से 3 चीज़ों की डिमांड करी थी या मदिरा की डिमांड करी थी। तो आप बताएंगे कि वो बिंदुसार था। अब इसकी इस हरकतों से लग रहा होगा कि बिंदुसार कैसा राजा हो सकता है। खैर बाकी बातें होती रहेंगी, कन्फर्म है बिंदुसार के बारे में। तो ये सब उसने कहानी रची थी। बिंदुसार इतना योग्य नहीं था पर सही राजा था, सही था। बिंदुसार के बाद अगली कहानी शुरू होगी अशोक की। आइए अशोक जी को देख लेते हैं थोड़ी सी डिटेल के साथ। अशोक का नाम आपने पहले भी सुना होगा। अशोक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी एग्जाम के लिए। अब समझते हैं। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। अब बिंदुसार के बाद राजा कौन बना है, क्योंकि बिंदुसार की अब हट गए हैं तो अब राजा बने हैं अशोक। और ये किसका बेटा है, ये बिंदुसार का बेटा है। तथा इसकी माता का नाम क्या है, शुभदांगरी। इस चीज़ को याद रखना, माता के नाम आजकल पूछे जाने लगे, ट्रेंड में चलते हैं, तो बस संभल के रहना होगा। ठीक है। अशोक की पहली पत्नी का नाम देवी था। अब जो इसकी अशोक की पहली पत्नी थी देवी, उसके 2 बच्चे थे, एक का नाम था महेंद्र और एक का नाम था संघमित्रा। ठीक है ना, एक का नाम था महेंद्र और एक का नाम था संघमित्रा। ये महेंद्र और संघमित्रा वही है जिसे अशोक ने श्रीलंका भेज दिया था कि जाओ बौद्ध धर्म का प्रचार करो। तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महेंद्र, बेटा महेंद्र और बेटी संघमित्रा को कहाँ भेजा गया था, श्रीलंका भेजा गया था। इनकी माता का नाम क्या है, देवी। पिता तो अशोक है ही हैं। अशोक का राज्याभिषेक 269 BC में हुआ था। कब हुआ था, वास्तविक रूप से 269 BC में ही हुआ था। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। अब यहाँ पर बात करते हैं। देखिए जब कलिंग पर, जो उड़ीसा साइड में पड़ेगा, आप देखेंगे तो भारत के मैप को, जब इसने कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग का युद्ध एक उस समय का सबसे विशाल युद्ध बना, उसके अंदर करीबन 2 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई। और ये सब देखने के बाद जो है अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया कि यार ये क्या हुआ, बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में लोग मरे, बच्चे मरे, लोग बेघर हुए, महिलाएं विधवा हुई, बच्चे अनाथ हुए। ये सब देखने के बाद इसका हृदय परिवर्तन हो गया और इसने उस दिन कसम खाई कि अब कोई और युद्ध नहीं होगा। और वास्तव में उसके बाद अशोक ने कोई युद्ध नहीं लड़ा। ठीक है, क्योंकि हृदय परिवर्तन अब हो चुका था। जब हृदय परिवर्तन हो जाता है तब कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो आगे की बातें समझ लेते हैं। अब कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार ने अशोक को विचलित कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उसने शस्त्र त्याग की घोषणा कर दी, अर्थात युद्ध न करने की घोषणा कर दी। इसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। किसे स्वीकार कर लिया, बौद्ध धर्म को। अब बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद ही इसने महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अशोक प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से प्रजा को संबोधित किया। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, आपको याद होगा ईरानी जब अपने यहाँ आए थे, यूनानी जब अपने यहाँ आए थे, तो यूनानियों ने भी इस चीज़ को करा था कि उन्होंने भी अभिलेख बनाने शुरू करे थे और इसका ही प्रयोग इन्होंने भी किया अशोक ने। अशोक पहले भारत के वो राजा थे जिन्होंने अभिलेखों के द्वारा, अभिलेख हुए, पिलर हुए, इन पर बहुत सारी चीज़ें लिखवाई, जनता तक पहुँचाई, जनता से संवाद किया और हम लोगों के लिए एक इतिहास का एविडेंस छोड़ दिया, क्योंकि उसके माध्यम से ही हमें अशोक की सबसे ज़्यादा जानकारी मिल पाती है। किसके माध्यम से, इनके बनाए हुए शिलालेख, मध्य शिलालेख, शिला गुहा के माध्यम से ही हमें इनकी जानकारियाँ मिल पाती हैं, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारी चीज़ें ऐसे लिखी हुई हैं जिन्हें हमने डिकोड करा, क्योंकि वो खरोष्टी भाषा में या अन्य भाषाओं में लिखी हुई हैं। तो आइए बात करते हैं इनकी इस चीज़ की भी। इसके बाद अशोक ने धर्म स्वीकार कर लिया। अशोक प्रथम शासक थे जिसने भी लोगों के, चलिए सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप, इनका नाम याद रखेंगे। 1837 ईस्वी में, 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों की ब्राह्मी लिपि, कौन सी लिपि, ब्राह्मी लिपि पढ़ने में सफलता प्राप्त की
तथा अशोक का पहचान प्रियदर्शी के रूप में हुई। अशोक के जितने भी आपको पिलर मिलेंगे, अभिलेख मिलेंगे, उन पर अधिकतर पर इनका नाम क्या है, प्रियदर्शी लिखा हुआ है। और ये बात 1837 में जेम्स रिस्लिन ने पढ़ी। जब जेम्स रिस्लिन ने इनके शिलालेखों को देखा, उन्हें डिकोड करा, तो ये कौन सी भाषा में लिखे हुए थे, ब्राह्मी लिपि में। याद रखना, इनके सभी शिलालेख सिर्फ ब्राह्मी लिपि में नहीं है, खरोष्टी लिपि में भी हैं, जो कि आपको इसी साइड मिलेंगे जहाँ पर आपका पंजाब है। इससे ऊपर की तरफ जाएंगे, काबुल की साइड जाएंगे, वहाँ पर। ठीक है, तो इसे किसने डिकोड करा था, याद रखना 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इसे डिकोड कर लिया था, इस भाषा को। कौन सी भाषा को, ब्राह्मी लिपि को। कन्फर्म है। आइए अब अशोक के टाइम पीरियड में सबसे फेमस रहा इनका स्तूप, तो इसकी बात कर लेते हैं। सांची का स्तूप, ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के समीप सांची बौद्ध स्तूपों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। किसके लिए, सांची बौद्ध स्तूप। तो यहाँ से क्वेश्चन मिलता है कि जो सांची का स्तूप है वो किसके लिए फेमस है, तो बता देंगे बौद्ध धर्म के लिए ज़्यादा फेमस है। ठीक है, यहाँ पहाड़ी पर मौर्य शासक अशोक ने विशाल स्तूप का निर्माण कराया। यह ईंटों का बना था और इसके चारों ओर लकड़ी की बाड़ लगाई गई थी, लकड़ी की ग्रिल लगाई गई थी। जैसे लोहे की ग्रिल होती है ना छत के ऊपर, ऐसी लकड़ी की ग्रिल इसके ऊपर लगाई गई थी। किसके ऊपर, सांची के स्तूप के ऊपर। तो यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता, बस ये बन जाता है इसका संबंध किस धर्म से है, तो हम बौद्ध धर्म की तरफ इशारा कर देंगे। और किस शासन काल से है, तो अशोक के शासन काल से है या फिर मौर्य टाइम पीरियड से है, इतना बनता है क्वेश्चन। आगे की तरफ चलते हैं, सीधे सीधे बात करते हैं इनके शिलालेखों की, क्योंकि इनके जो शिलालेख हैं 14, वो 14 शिलालेख सबसे ज़्यादा फेमस है। आइए बात करते हैं। ठीक है, थोड़ी थोड़ी डिटेल मैंने इनकी ली है जिससे कि आपको आसानी हो। प्रथम शिलालेख में पशु हत्या ना करने की सलाह दी गई है। इनका मानना है कि किसी भी फंक्शन में या किसी भी त्यौहार के माध्यम से या बलि देने के माध्यम से हम पशुओं की हत्या करते हैं तो वो नहीं होनी चाहिए। असल में इसके बारे में और भी चीज़ यहाँ लिखी हुई थी। कहा जाता है कि अशोक की खुद की रसोई के लिए एक दिन में करीबन 26 जानवरों से ज़्यादा की बलि दी जाती थी या मारा जाता था, बलि नहीं मारा जाता था। लेकिन इस घटना के बाद जब से इन्होंने ये चीज़ पशु ना मारने की बातें करी, उसके बाद से एक मोर और एक पशु का नाम मैं भूल गया हूँ, एक पशु और मारा जाता था, जिसे भी आगे चलकर बंद कर दिया गया। तो इसलिए उन्होंने पशु हत्या ना की जाए इसकी बात करी। दूसरा अभिलेख इनका पढ़ेंगे तो उसमें समाज कल्याण संबंधी कुछ कार्य बताए गए हैं। समाज कल्याण संबंधी कार्य कुछ भी हो सकते हैं जिससे समाज का कल्याण हो या फिर प्रगति वाली बात हो। तीसरा अभिलेख पढ़ेंगे तो उसमें ब्राह्मणों के प्रति उदारता, माता पिता की सेवा करना, अल्प व्यय करना, मतलब कि जो ब्राह्मण जाति के लोग हैं उनके प्रति हमें उदारता रखनी चाहिए, ऐसा उसमें लिखा है। दूसरा, माता पिता की सेवा हमें करते रहनी चाहिए, ये दूसरा संदेश तीसरे अभिलेख में लिखा है। और अल्प व्यय करना चाहिए, मतलब हमें कम से कम खर्चा करना चाहिए। ये बात सारी किसने बताई है, शिलालेख ने। चौथा शिलालेख, इसमें धम्म नीति से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है। अब धम्म नीति क्या है इसकी चर्चा आगे चलकर हम करेंगे। ठीक है, अगला है पांचवा। इसमें प्रथम बार अशोक के शासन के 14वें वर्ष में धम्म महामात्यों की नियुक्ति, धम्म महामात्यों की नियुक्ति से मतलब है कि धम्म के अंदर होने वाले लोगों की नियुक्ति और उनके कर्तव्यों की चर्चा की गई है। मतलब जो धम्म के अंदर शामिल होंगे लोग, उन लोगों के क्या क्या कर्तव्य होंगे, वो क्या करेंगे, ये सारी बातें बताई गई हैं। ठीक है, धम्म महामात्य कौन होते हैं, धम्म महामात्य वो लोग होते हैं जो धम्म की बातों को आगे चलकर लोगों को बताते हैं। जैसे पंडितों में, ब्राह्मणों में कहते हैं पंडित होते हैं, वो चीज़ें बताते हैं। मुमडन में, मुस्लिम्स में वो होते हैं इनके धर्मगुरु, वो चीज़ों को बताते हैं। तो ऐसा ही कुछ छोटे लो लेवल पर ये था। चलिए, छठा था, इसमें धम्म महात्माओं के लिए क्या था, आदेश दिए गए थे कि उन्हें क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। सातवां अभिलेख, सातवां अभिलेख सभी संप्रदायों के बीच सहिष्णुता की बात करता है कि जितने भी धर्म है सबको आपस में प्रेम से रहना चाहिए, इस चीज़ की गवाही देता है, इस चीज़ को प्रमोट करता है। आठवां, सम्राट अब बिहार यात्रा को त्याग कर धम्म यात्रा करेंगे तथा विभिन्न वर्गों से संपर्क करेंगे। मतलब वो नॉर्मल नहीं टहलने जाया करेंगे, नॉर्मल यात्रा पे नहीं जाएंगे, टहलने बोल दिया, माफ करना, तो धम्म यात्रा करेंगे। धम्म यात्रा के उद्देश्य से वो लोगों के अंदर ज्ञान को बांटेंगे और अच्छी बातों का संचार करेंगे। नवा, जन्म, बीमारी, विवाह के उपरांत तथा यात्रा के पूर्व होने वाले समारोहों की निंदा की गई है। इनका कहने का मतलब है कि जैसे हम लोग वो करते हैं कि आयोजन करते हैं बड़ी बड़ी पार्टियों का, वो आयोजन नहीं होना चाहिए, उन्होंने उसकी निंदा करी है। 10वां इतना खास नहीं था जिसे मैंने इंक्लूड नहीं किया है। तो यहाँ पर 13वां और 14वां हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे 13वें की, इसमें कलिंग की लड़ाई और वहाँ के विनाश का वर्णन किया गया है। जो 13वां है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मोस्टली यही पूछा जाता है कि कौन से के अंदर या कौन से शिलालेख के अंदर
अशोक के द्वारा कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है? तो आपको बताना होगा कि 13वां शिलालेख। उसी के माध्यम से तो हमें पता चला कि अशोक ने क्या करा, शस्त्र त्यागने की बात कर दी, युद्ध न करने की बात कर दी, है ना, ये सब चीज़ यहाँ से पता चली। 14वां, इसमें लोगों को धार्मिक जीवन व्यतीत करने का लिए बारंबार प्रेरणा दी गई है। धार्मिक जीवन जिए, पूजा पाठ करें, अच्छे से रहें, ये सब बातें इसके अंदर प्यारे बच्चों की गई हैं। तो ये था इनके 14 शिलालेख, जिसकी जानकारी आपने यहाँ पर देखी है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अशोक की मृत्यु के बाद उसके पुत्र, कितने पुत्र हैं? तीवर, महेंद्र, कुणाल और जालोक। ये 4 पुत्र में से कुणाल गद्दी पर बैठा। कौन बैठा? ये साहब गद्दी पर बैठे। यहाँ से आगे का इतिहास बड़ा विचलित कर देने वाला है, क्योंकि यहाँ से अब हिस्सों में टूटता चला जाएगा मगध और कमजोर होता चला जाएगा मगध अशोक की मृत्यु के बाद। कुणाल को उसकी विमाता ऐसा कहा जाता है, पर ये कहानी सच है या नहीं? अशोक जो कुणाल राजा बने अब, तो कुणाल को उसकी विमाता ने, जिसका नाम त्रिक्षितान है, ने धोखे से अंधा करवा दिया। अब जब अंधा आदमी हो गया तब वो नाम मात्र का राजा रहा। ठीक है, अब वो स्वयं तो राज्य कर नहीं सकता, पर राजा बना रहा। अतः कुणाल स्वयं राज्यकाल चलाने में असमर्थ रहा। तब कुणाल के बेटे, कुणाल का एक बेटा है जिसका नाम है संप्रति, संप्रति ने राज्य की कमाल को संभाला। बात समझ रहे हैं? अशोक के 4 बेटे, तीवर, महेंद्र, कुणाल और जालोक, जिसमें से कुणाल राजा बना। कुणाल को उसकी विमाता ने धोखे से अंधा कर दिया। तो अब कुणाल का बेटा ही जिसका नाम संप्रति है, वो राज्य को संभाल रहा है, पर राजा बना नहीं है, सिर्फ संभाल रहा है। राजा अभी भी कुणाल है, इस चीज की याद रखना है ना। आगे चलते हैं। अशोक के पुत्र जालोक ने कश्मीर में स्वयं को स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित कर दिया। जो ये जालोक है ना, तो ये जालोक कश्मीर चला गया और कश्मीर में इसने स्वयं को एक नया राजा घोषित कर दिया और कश्मीर को अपने हिस्से में, अपने कब्जे में ले लिया। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारी कहानियां हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में, इसे समझना। अब यहाँ पर क्या लिखा है? मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और इस तरह मौर्य वंश का अंत हो गया तथा मगध पर एक नया वंश शुंग वंश आ गया। शुंग वंश ब्राह्मणों का वंश था। ये पहला मौका था जब ब्राह्मण राज्य करेंगे, लेकिन इस लाइन से लेकर इस लाइन तक के बीच की बड़ी लंबी चौड़ियां कहानियां हैं। इन सब में आपस में विवाद चलता रहा और एक समय ऐसा भी आया जब जालोक, जो कि कश्मीर में स्वयं को अलग राजा बना बैठा, इसने ही मगध के ऊपर अटैक कर दिया। समझना, तो बहुत ही उलटफेर हुए और जब ये टुकड़ों में बढ़ गया, कमजोर हो गए, तो ऐसे में जब कुछ अच्छा नहीं चल रहा था राज्य में, तब मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था बृहदत्त, उसके सेनापति ने सबसे तंग आकर उसकी हत्या कर दी और स्वयं राजा बनकर बैठ गया। तो ये था मौर्य वंश, जैसे इसका अंत हुआ। इसकी शुरुआत बहुत धमासू थी, धमाकेदार थी, लेकिन अंत इसका उतना अच्छा नहीं था। अंत अच्छा होता भी कहाँ है इतनी आसानी से, ठीक है ना। तो ये था मौर्य साम्राज्य, जो आपने ब्रीफ देखा। आइए इसके कुछ MCQ आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे चाणक्य का अन्य नाम क्या है? इस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा तो आपको बताना होगा चाणक्य जी का असली नाम या दूसरा नाम या अन्य नाम विष्णुगुप्त है। आप कोशिश करें कि मुझसे पहले कमेंट में आंसर दें, क्योंकि इससे पता चलेगा कि आप कितना जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुशील की हत्या कर दी? इसकी चर्चा मैंने आपको वीडियो में नहीं की है। फटाफट बताइए, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुशील की हत्या कर दी? तो वो था अशोक। अशोक ने अपने बड़े भाई की हत्या करी, तब जाकर वो राजा बना था। चलिए, इतना डीप नहीं पढ़ा सकते क्योंकि कहानियाँ चल रही हैं, एग्जाम के हिसाब से पढ़ना। निम्नलिखित में से प्राचीन राजवंश कौन सा है? मौर्य, गुप्त, कुषाण या सबसे प्राचीन? इन सब में से तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, इन चारों राज्यों में से जो सबसे प्राचीन है वो मौर्य राज्य है। ठीक है, यहाँ पर अभी आपके पास 25 से 26 क्वेश्चन है, फटाफट कर लेते हैं तेजी के साथ। कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था? कौटिल्य हम जानते हैं, कौटिल्य चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या अजातशत्रु? फटाफट कमेंट में आंसर देंगे तेजी के साथ, फ्लो में। तो चंद्रगुप्त मौर्य जानते हैं आंसर। अगला, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और समुद्रगुप्त अलग अलग है, कोमा या बिंदुसार? तो हम जानते हैं वो था ओके जैन धर्म को अपनाया चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था जब वह भद्रबाहु से शिक्षा लेकर उनके साथ श्रवण बेलगोला चले गए थे। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था?
मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? फटाफट बताएंगे और इसका आंसर आप सिर्फ कमेंट में करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ कमेंट करेंगे आंसर, मैं इसका आंसर नहीं दूंगा। ढूंढेंगे और बताएंगे कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। यह है आपके लिए एक घर का होमवर्क। अगला, विष्णुगुप्त किस आयु में शासक बना? विष्णुगुप्त बोल दिया, चंद्रगुप्त किस आयु में शासक बना? इसकी चर्चा हुई थी क्लास में, इसकी चर्चा हुई है 25, 26, 27 या 28, फटाफट। तो ये जो है 25 है, 25 साल की आयु में ये शासक बन गया था। आगे की, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? 354 में, 305 में, 1773 में या 261 में? फटाफट बताइए। देखिए, चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 305 में पराजित करा था, 261 में तो कलिंग का युद्ध हुआ है जो अशोक ने लड़ा है आगे चलकर, ठीक है। तो 305 सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लिखा है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? जो मेगास्थनीज था उसने समाज को कितनी श्रेणियों में व्यवस्थित किया था? तो मैं बता दूं, इसने इसे 7 भागों में बांटा था। जिसकी पुस्तक है इंडिका, उससे इस चीज़ का ज्ञान होता है कि इसने भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा था। अगला, कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया? बड़ा आराम से आंसर बता सकते हैं। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला, थोड़ा तेज इसलिए चल रहे हैं क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन है, आप लोग समझ सकते हैं। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद करी थी? बहुत अच्छे से जानते हैं, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में मुख्य रूप से मदद करी थी उनके अपने प्रधानमंत्री चाणक्य जी ने, ऑप्शन नंबर सी। कमेंट में आंसर देते रहेंगे, हाथ रुकने नहीं चाहिए। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मुस्लिम या ईसाई? हम बहुत अच्छे से जानते हैं, सांची के बारे में अभी भी पढ़ा था, तो ये बौद्ध धर्म की तरफ इशारा करता है। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? वीडियो पूरा देखा है तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है, कर देंगे, फटाफट आंसर भी देंगे। तो वो थे कुणाल। इसके 4 बेटे थे जिसमें से कुणाल इसका उत्तराधिकारी के रूप में सामने आया था। अगला, निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं हैं? फटाफट बताइए। निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं हैं? फटाफट, एक बढ़िया क्वेश्चन तेजी के साथ। वो कौन सा शहर है जहां पर इसके शिलालेख नहीं है? तो ये हुआ एक और आपके लिए घर से काम। ये काम तो इतना करने होंगे, भी 2 क्वेश्चन और हैं जो ऐसे मिलने वाले हैं आपके लिए घर से, ताकि ढूंढने में थोड़ा समय तो लगे। चलिए, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में अशोक का नाम नामोल्लेखक हुआ है? ये बढ़िया है, पर इसका आंसर हम लेके चलेंगे। निम्नलिखित अभिलेखों में किस में अशोक का नाम लिखा हुआ है? तो गुर्जरा का आप टिक लगा कहेंगे, ऑप्शन नंबर ए को। नेक्स्ट, वैसे मैं घर से देने वाला था ये, पर चलिए। किसके शासनकाल में डाइमेकस भारत आया? किसके शासनकाल में? यह है घर से देने वाला। किसके शासनकाल में डाइमेकस डाइमेकस भारत आया था? चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक या कनिष्क? चलिए, वैसे मैं बता दूं कि किसी एक ने राजा ने सीरिया के राजा से कुछ मांगा था। सीरिया के राजा एंटियोकस से 3 चीज़ें मांगी थी, शराब, अंजीर और एक दार्शनिक। तो शराब और अंजीर तो आ गई थी, दार्शनिक नहीं आया था। लेकिन कुछ टाइम के बाद एक आदमी भेजा गया था, तो वो आदमी यही है जो कि राजदूत के रूप में भारत आया था। तो किसके टाइम पीरियड में आया था ये आपको बताना है। प्यारा सा आंसर है आपके घर के लिए। सही, आगे चलते हैं। पूरा बता दिया, आंसर ही रह गया, इतना तो बता ही दोगे कौन सा। तो अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांक में से शामिल है? ये है बढ़िया क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन है जिसका आंसर मुझे चाहिए आप लोगों से। ये एक प्यारा सा क्वेश्चन है, वैसे मैं इसका आंसर दे सकता हूँ फटाफट। वैसे इसका आंसर सी है, चलिए बता देता हूँ क्यों है सी। अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांक में शामिल है। असल में जो अर्थशास्त्र लिखी है कौटिल्य जी ने, उसके अंदर सप्तांक का जिक्र हुआ है। तो वो सप्तांक में क्या है? मंत्री आते हैं, सैन्य सेवक आते हैं, अधीनस्थ युग आता है, मुद्रा निर्माण से संबंध आते हैं और कर्मचारी की बात की गई है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा, सप्तांक की चर्चा अर्थशास्त्र में की गई है, आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस सही है। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? कितने भागों में विभाजित है? तो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ये 15 भागों में विभाजित है। अगला क्वेश्चन, अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान और शाहबाजगढ़ी
जो भी पाकिस्तान में पड़ता है, से प्राप्त बृहत अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? क्योंकि ये पंजाब साइड की बात हो रही है और पंजाब साइड में जो मिले हैं तो सीधी सी बात है, वहाँ पर कौन सी भाषा का प्रयोग करा था इन्होंने लिपि का? खरोष्टी लिपि का। ये मैंने आपको बताया है ना। तो ये देखा आपने 20 क्वेश्चन जो आपके काम के हैं। तो ये थे छोटी सी अच्छी क्लास जो आप लोगों ने देखी। आई होप सो क्लास पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन शुभ हो।